नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल होता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है अविश्वास प्रस्ताव। पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर पे हम बात करेंगे कि इन पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव की जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं पंचायत राज अधिनियम में। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वीडियो अपन दो भाग में हम चर्चा करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा न हो। पहले भाग में, इस भाग में हम देखेंगे कि पंचायत राज अधिनियम में क्या किस तरह के प्रावधान किए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और अविश्वास प्रस्ताव लाने और उसके पारित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम एक सेकंड पार्ट में देखेंगे, मतलब ताकि थोड़ा सा आसानी हो देखने में भी, बोझिल ना हो, बर्डन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। मतलब जैसे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम सरपंच के रूप में जानते हैं, उपाध्यक्ष को उप सरपंच के रूप में जानते हैं, वो भी सम्मिलित है। मतलब सरपंच या उप सरपंच ग्राम पंचायत के मामले में, और जनपद और जिला पंचायत के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोगों के खिलाफ ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। सरपंच या उप सरपंच या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इन्हीं के विरुद्ध लाया जा सकता है, सदस्यों के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में पंचों के विरुद्ध और जनपद या जिला पंचायत के मामले में सदस्यों के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। यह सिर्फ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन्हीं के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह बात स्पष्ट यहाँ पर हम समझ लें। अच्छा, तो अब दो स्थितियों को हम देखते हैं। जो जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कब समझा जाएगा, ये मुख्य बात यही है। मुख्य बात यही दो शर्तें हैं और इन दो शर्तों को अच्छे से समझना पड़ेगा। पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान किया गया है, धारा 21 को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमको धारा 21 में, मतलब ग्राम पंचायत के मामले में धारा 21, जनपद पंचायत के मामले में धारा 28 और जिला पंचायत के मामले में धारा 35, इस तरह से तीनों धाराओं में ये अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। तो हम तीनों धाराओं को एक साथ बात कर रहे हैं, धारा 21, 28 और 35। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों धाराओं को देखें तो जो प्रावधान दिया गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए, दो शर्तें हैं, दो शर्तों को समझना पड़ेगा। पहला ये कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों या निर्वाचित सदस्यों, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, पंचों या निर्वाचित सदस्य, इसमें और कोई नहीं आएंगे। ठीक है, और कोई अवधारित सदस्य या मनोनीत सदस्य या वैसा कुछ नहीं, कोई या पदेन सदस्य वो नहीं आएंगे। पंचों, ग्राम पंचायत के मामले में अगर हम धारा 21 में देखें तो वहाँ पंचों लिखा है। ठीक है, और धारा 28 और 35 यानी कि जनपद और जिला पंचायत के मामले में वहाँ पर निर्वाचित सदस्य लिखा है, स्पष्ट प्रावधान। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों या निर्वाचित सदस्यों के 3/4 से अन्यून हो, मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके लिए जो बैठक आयोजित की जाएगी उसमें जो मतदान की प्रक्रिया होगी, उस मतदान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यदि उस मतदान में उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों या निर्वाचित सदस्यों में से 3/4 से अन्यून, अन्यून का मतलब होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अन्यून मतलब कम नहीं होना, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3/4 होना चाहिए। इसको स्पष्ट समझें। उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों या निर्वाचित सदस्यों के 3/4 या 3/4 या 75%, 75%, जो भी आप समझें, उससे अन्यून यानी कि उससे कम नहीं होना चाहिए। उतना चलेगा या उससे अधिक, उतना या उससे अधिक। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा, तत्समय उस पंचायत को गठित करने वाले कुल सदस्यों के
2/3 से अधिक, यहाँ पर अन्यून नहीं है, यहाँ पर उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, उससे अधिक होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। उतना होगा तो भी नहीं चलेगा, उससे अधिक होना चाहिए। मतलब तत्समय उस पंचायत को, चाहे ग्राम पंचायत हो या जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जिसके मामले में भी अविश्वास प्रस्ताव जहां भी लाया गया है, उस पंचायत की बात कर रहे हैं। तत्समय मतलब उस समय उस पंचायत को गठित करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए वो मतों की संख्या। ठीक है, ये 2 शर्तें हम देखें। इसमें एक चीज और बचा है, उपस्थित और मतदान करने वाले कुल निर्वाचित पंचों या निर्वाचित सदस्यों के 3/4 से अन्यून या उससे कम से कम उतना। और फिर तत्समय उस पंचायत को गठित करने वाले कुल सदस्यों से के 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक। ये दोनों शर्तें लागू होंगी, दोनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। और उसमें भी यह है कि इन दोनों शर्तों में से जो भी अधिक हो उतना होना चाहिए। इन दोनों शर्तों में से जो भी अधिक हो उतना होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे 2/3 हो गया तो चल गया नहीं, या 3/4 हो गया चल गया नहीं, दोनों होना चाहिए। और दोनों में से जो भी अधिक आंकड़ा बनेगा वो आवश्यक है, वो होना चाहिए। ये हम स्पष्ट प्रावधान समझ लें। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 शर्तें और उनमें से भी जो अधिक हो वो पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, इन शर्तों को पूरा करते हुए अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह संबंधित सरपंच या उप सरपंच या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के जो भी है, जिसके भी विरुद्ध, जिसके भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह सरपंच, उप सरपंच या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, तत्काल अपने पद से हट जाएगा, यानी कि तत्काल अपने पद में नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। ओके, अच्छा दोस्तों, इसमें 5-6 बिंदु हमको और देखना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव में। बाकी उसकी प्रक्रिया के बारे में तो वो आप जो प्रोसेस क्या होता है और पूरा उसका डिटेल में, उसका तो एक और वीडियो अलग से हम इसके तुरंत बाद उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें 5-6 बिंदु हमको और देखना चाहिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो भी बैठक आयोजित की जाएगी, पहले तो ये कि उस बैठक की अध्यक्षता उस व्यक्ति, यानी कि सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल भी उस बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा या जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, इसके द्वारा नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसको उस बैठक में शामिल होने, यानी कि भाग लेने और बोलने का अधिकार जरूर होगा। जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको उस बैठक में सम्मिलित होने, भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता एक ऐसे सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसको विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए। उस अविश्वास प्रस्ताव की उस विशेष बैठक के लिए, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सरकारी अधिकारी को विहित प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वही व्यक्ति जाकर के, वही सरकारी अधिकारी जाकर के उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अच्छा, इसमें विहित प्राधिकारी की बात आ रही है तो छोटा सा वो भी अपन बात कर लेते हैं कि विहित प्राधिकारी होता कौन है। तो इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव के मामले में अगर आप देखें तो ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी जो होता है वो विहित प्राधिकारी होता है। ठीक है, और जो जनपद पंचायत के मामले में अगर हम करें देखें तो कलेक्टर विहित प्राधिकारी होते हैं, और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसके उस पे जो अध्यक्ष जो भी उसके लिए जो विहित प्राधिकारी होंगे, जो अध्यक्षता करने वाले अधिकारी का नियुक्त करेंगे, कहने का मतलब वो होंगे संचालक पंचायत। ठीक है, डायरेक्टर पंचायत। ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, जिला कलेक्टर, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत, डायरेक्टर पंचायत
इसके जो भी प्राधिकारी होते हैं जो कि उस सरकारी अधिकारी को नियुक्त करते हैं जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। बाकी इसकी प्रोसेस क्या होगा, कौन किस तरह के व्यक्ति को किस तरह के अधिकारी करेंगे, वो पूरे हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रक्रिया वाला जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, 2-3 बातें और हैं कि एक तो यह अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उसके लिए 2-3 बातें और देखनी पड़ती है कि जब से पंचायत का कार्यकाल यानी कि वो सरपंच उप सरपंच या जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उसका कार्यकाल जब से चालू हुआ है, पंचायत का कार्यकाल जब से चालू हुआ है, जब से प्रारंभ हुआ है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कार्यकाल कब कैसे होता है और कब से प्रारंभ होता है, कब से माना जाता है, तो जब से पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व यानी कि 1 वर्ष की समयावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नंबर 1। दूसरा, यदि कार्यकाल समाप्त होना यानी कि जैसे 5 वर्ष पूरा होने वाला है तो कार्यकाल समाप्त होने वाला हो और उसके 6 महीना या 6 माह से कम अवधि अगर बचा हो, 6 माह से मैंने कार्यकाल समाप्ति के पूर्ववर्ती 6 महीना की जो कालावधि होती है, 6 महीने से 6 महीने के अंदर की जो अवधि, उस अवधि में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। कार्यकाल प्रारंभ होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के पहले नहीं लाया जा सकता। कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीना से कम बचा हो तो नहीं लाया जा सकता। तीसरा, अगर मान लीजिए किसी उसके खिलाफ उस व्यक्ति उस जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरपंच उप सरपंच है उसके खिलाफ मान लीजिए कोई एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया था, गिर गया था, तो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने के अगले 1 वर्ष की समयावधि के भीतर भी दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है। ये 4-5 बातें। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हमको यहाँ देखना चाहिए कि क्या जिसके अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव जिसके विरुद्ध पारित हो गया, वो क्या कुछ और भी कर सकता है, क्या कुछ अपील कर सकता है, क्या कुछ चुनौती दे सकता है, क्या उसकी जो विधि मान्यता है। ठीक है। हाँ, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए जो प्रावधान है वो इस तरीके से है कि ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों के लिए थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। जो ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच और उप सरपंच, जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिनके भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है वह व्यक्ति तो तत्काल अपने पद पर बना नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन वो उस अविश्वास प्रस्ताव की विधिमान्यता को, उसकी वैधानिकता को चुनौती दे सकता है। कब देगा, कहाँ देगा, उसको बस समझना है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत के मामले में यानी कि सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो वह सरपंच या उप सरपंच वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास चुनौती दे सकता है। 7 दिन के भीतर कलेक्टर, ग्राम पंचायत का सरपंच उप सरपंच 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास। ठीक है। इसी प्रकार से जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस अविश्वास प्रस्ताव की विधिमान्यता को पारित होने के 10 दिन के भीतर संचालक पंचायत के समक्ष चुनौती दे सकता है। संचालक पंचायत के समक्ष चुनौती दे सकता है। जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वह संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 15 दिन के भीतर, 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार के समक्ष चुनौती दे सकता है। उस अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती दे सकता है। ठीक है। इस तरह से ग्राम पंचायत के मामले में 7 दिन कलेक्टर, जनपद पंचायत के मामले में 10 दिन संचालक पंचायत और जिला पंचायत के मामले में 15 दिन और राज्य सरकार, राज्य शासन, इस तरह से ये चुनौती दे सकता है। अच्छा, उसमें भी एक समयावधि है। जो संबंधित अधिकारी है जिसके समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जा रही है उसके लिए भी एक समयावधि है। उस निश्चित समयावधि के भीतर उसका जो भी विनिश्चय किया जाएगा। इसमें जो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत यानी कि कलेक्टर और संचालक पंचायत, इनके पास जो समयावधि है वो होता है 30 दिन का। 30 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत और
जनपद पंचायत के मामले में जो अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध जो विधिमंडल चुनौती दी गई है, यानी कि कलेक्टर और संचालक पंचायत, उनको 30 दिवस की समयावधि के भीतर उसका विनिश्चय करना रहता है और उनका विनिश्चय अंतिम होता है। ग्राम पंचायत के मामले में कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा, जनपद पंचायत के मामले में संचालक पंचायत के द्वारा जो भी विनिश्चय किया जाएगा, जो भी निर्धारित किया जाएगा वो अंतिम होगा, निर्णय अंतिम होगा। अच्छा, जिला पंचायत के मामले में जो जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जो कि उस विधिमान्यता को राज्य सरकार के समक्ष जो चुनौती दे रहा है, मान लीजिए, तो राज्य सरकार के पास 45 दिन का समय होता है। जिला पंचायत के मामले में 45 दिन 45 डेज 45 दिन के समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाता है और वो विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो पंचायत राज अधिनियम में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। इसकी जो प्रक्रिया होगी, यानी कि कितने लोगों के द्वारा लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, आवेदन कहाँ दिया जाएगा, जो बैठक होगी वो किस तरीके से होगी या कैसे आयोजित की जाएगी, वगैरह वगैरह, ये जो तमाम जो नियम बने हैं अविश्वास प्रस्ताव के नियम, उसके संबंध में हम फिर आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।